और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और आज नवमी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल दशहरा है और दशहरे पर कल तो बाजार बंद रहेगा, लेकिन आज भारतीय बाजारों के लिए कैसा क्यों है वो भी आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए। यानी देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है। कहीं पूजा, कहीं पंडालों में धुनुची डांस चल रहा है, तो कहीं डांडिया और गरबा का माहौल है। तो हर जगह त्योहारी सीजन का माहौल है। लेकिन चलिए अब बाजार की चाल देख लेते हैं कि बाजार की शुरुआत आज कैसी हो सकती है। ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों में ज्यादातर बाजार आज कमजोरी दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते की जो कमजोरी थी आज भी यहां पर एक्सटेंड होती दिख रही है। निक्केई देखिए करीब करीब 122 अंक नीचे है, आधे % तक की गिरावट दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी में भी हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है। 19,500 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो पिछले हफ्ते फ्राइडे के सत्र में भी वहां पर काफी कमजोरी देखने को मिली थी और पूरे हफ्ते में 3% तक की गिरावट नैस्डैक में और 2.5% से ज्यादा की गिरावट S&P 500 में देखने को मिली है। और सिर्फ फ्राइडे के सत्र में 287 अंक डाउ जोन्स टूट गया। 1.25% से ज्यादा की गिरावट S&P 500 में और 1.5% से ज्यादा की गिरावट सिर्फ फ्राइडे के सत्र में नैस्डैक में देखने को मिली है। दबाव कहां से आ रहा है? तो दबाव जिस तरह से यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से यहां पर दबाव बढ़ा है और साथ ही फेड ने जिस तरह से बयान दिए थे, सख्त बयान दिए थे, न्यूयॉर्क में उनके स्पीच में जिस तरह से संकेत मिले थे वो काफी हॉकिश थे। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ब्याज दरें अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, यानी आगे भी ब्याज दरें बढ़ सकती है। इससे बाजार चिंतित है। उनको लग रहा है कि ब्याज दरें आगे और बढ़ेंगी। महंगाई अभी भी वो उनका फोकस एरिया है और उन्होंने ये भी कहा महंगाई को नीचे लाने के लिए ग्रोथ को कम करना पड़ेगा। यानी ये एक बड़ी चिंता था जिससे बाजार पर दबाव बना है और वही गिरावट यहां पर कंटिन्यू होती दिख रही है। लेकिन इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों में कई अहम नतीजे हैं। दिग्गज टेक कंपनियां जिसमें अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा जैसी कंपनियों के इस हफ्ते नतीजे आने वाले हैं। उससे वहां पर इकोनॉमी की स्थिति रियल पता लगेगी। वहां से जो रिपोर्ट आएंगे उससे बाजार काफी क्यूज लेने वाला है। कुछ और अहम डेटा अमेरिकी बाजारों में जो इस हफ्ते आने वाले हैं वो है Q3 GDP के एडवांस रिपोर्ट के नंबर्स आएंगे। वहां से इकोनॉमी की स्थिति पता चलेगी। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा फेड को और 1 नवंबर की बैठक में भी हो सकता है कि ब्याज दरें बढ़ाई जाए, 0.25% की ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। हालांकि बाजार अब तक यही मानकर चल रहा है कि इस बार नवंबर की बैठक में ब्याज दरें स्थिर ही हो और दिसंबर की बैठक में फेड 0.25% ब्याज दरें बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर संकेत बहुत अच्छे घरेलू बाजार के लिए आज भी नहीं दिख रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पर हल्की नरमी दिख रही है। $91 के आसपास अब ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। गोल्ड सेफ हेवन के तौर पर जबरदस्त खरीदारी हो रही थी। फ्राइडे के सत्र में $2000 के ऊपर भी कॉमेक्स पर सोना गया था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। आज के सत्र में कॉमेक्स फ्यूचर्स में $1980 के नीचे आ चुका है। करीब करीब 0.25 से 1% तक की गिरावट यहां पर भी दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर टिका हुआ है। बॉन्ड यील्ड जिसका काफी ज्यादा असर रहता है और पूरी तरह से फेड के रुख को यह रेप्लिकेट करता है, वो अभी भी काफी ऊपर है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जुलाई 2007 के बाद पहली बार US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 5% के ऊपर गया था और अभी भी 4.96% के ऊपर है, यानी 5% के बेहद करीब है। तो कुल मिलाकर संकेत अच्छे नहीं है और एशियाई बाजारों पर भी दबाव दिख ही रहा है और संकेत यही कह रहे हैं कि घरेलू बाजार पर भी दबाव दिख सकता है। लेकिन आज घरेलू बाजार की कैसे शुरुआत होगी, आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आपके लिए हम स्टॉक से न्यूज़ भी ले आएंगे, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट लेकर आएंगे, लेकिन अब तक के संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन चलिए FIIs और DIs के आंकड़े देख लेते हैं कि वो किस तरह के रहे हैं। FIIs ने कैश मार्केट में 456 करोड़ की यहां पर खरीदारी की थी, वहीं
DIIs की जो कैश मार्केट की खरीदारी थी वो सिर्फ 8 करोड़ की थी। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 636 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी और ऑप्शंस इंडेक्स में 8,186 करोड़ की यहां पर खरीदारी की थी और FIIs की स्टॉक्स फ्यूचर्स में जो बिकवाली थी वो 811 करोड़ रुपए की थी और ये स्टॉक्स ऑप्शंस में उन्होंने 33 करोड़ के ऑप्शंस में यहां पर खरीदारी की थी। यानी कुल मिलाकर मिले जुले संकेत कह सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां से अभी भी दबाव के ही संकेत मिल रहे हैं और ज्यादातर बाजारों की जो शुरुआत भी हुई एशिया में वो यहां पर कमजोरी के साथ ही हुई है। चाहे वो निक्केई हो, करीब करीब आधे % तक के गिरावट यहां पर दिख रही है, 115 पॉइंट की गिरावट यहां पे दिख रही है। कॉस्पी हल्की नरमी है यहां पर, लेकिन हांगकांग और चाइना के बाजार में भी आज गिरावट है, करीब करीब 1% की गिरावट शंघाई में दिख रही है, हैंगसेंग में भी 0.5% तक की गिरावट दिख रही है। तो एशियाई बाजार कमजोर है, गिफ्ट निफ्टी पर दबाव है, पिछले हफ्ते का जो दबाव है इस हफ्ते भी कंटिन्यू होने की संभावना यहां पर दिख रही है। लेकिन चलिए, हमारे साथ नितिलेश है बाजार पर अपनी राय देने के लिए, तनिषा एकेडमी से आते हैं। नितिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आपको। क्या लग रहा है बाजार के लिए जो ट्रिगर है बहुत अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? पहले इंडेक्स पे बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या संकेत दिख रहे हैं, किस तरह की शुरुआत हो सकती है और आज ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। देखो, इंडेक्स के ऊपर मैं काफी दिनों से एक ही चीज कह रहा हूँ कि जब तक बाजार 19,850 लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक बाइंग नहीं करनी थी। और मेरे हिसाब से आज अगर थोड़ा भी फ्लैट ओपन होता है और 19,500 के नीचे हम लोग अगर ट्रेड करना चालू कर देते हैं तो एक बार के लिए हम लोग इस मंथ में ही 19,300 से लेके 19,250 ये लेवल टेस्ट कर सकते हैं। मेरा व्यू में चेंज तभी करूंगा जब मार्केट 19,680 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा। मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग बात करेंगे तो 19,680 के ऊपर बुलिश हम लोग प्लान करेंगे, 19,480 के नीचे थोड़ा सा बियरिश प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे जब तक 44,100 ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तो जो भी उछाल आएगा वहां पे बिकवाली करनी होगी। लेकिन मेक और ब्रेक लेवल 43,500 ये लेवल के नीचे अगर जाता है तो बाजार में थोड़ा सा पैनिक हमें देखने को मिल सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में, तो वहां पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। निफ्टी में 19,480 और बैंक निफ्टी में 43,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नितिलेश जी का जो सपोर्ट एरिया जो ये देख रहे हैं 19,480 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 43,500 काफी बड़ा सपोर्ट एरिया है। लेकिन तेजी आपको करनी है 19,680 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो अच्छी तेजी यहां से बन सकती है। अगर 19,480 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो नीचे 19,300 तक भी फिसल सकता है और बैंक निफ्टी के लिए जो मेक या ब्रेक लेवल है वो है 43,500 का। नितिलेश जी, अगर दिन के दौरान किसी को ट्रेड करना है तो दो टॉपिक आपकी तरफ से कौन सी होंगी आज? डेफिनेटली मैं टाटा कंज्यूमर के साथ बाहर जाना पसंद करूंगा। एक 900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये मेरा कंडीशनल बाय होगा। यहाँ पे मैं प्लान करूंगा 907 रुपए ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो ही इसमें हम लोग बाय करेंगे। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेना पसंद करूंगा। 890 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 940 का होगा। दूसरा जो काउंटर होगा, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बैंकिंग स्टॉक में मुझे वीकनेस लग रही है तो हम लोग कैनरा बैंक को बेच के चलेंगे। 370 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 320 के आसपास बिकवाली करेंगे। 377 का टारगेट स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 350 से लेके 330 ये दो टारगेट के लिए मैं यहाँ पे बिकवाली करना पसंद करूंगा। टॉपिक दिन के लिए केनरा बैंक सेल करने की सलाह है, 350 के टारगेट के लिए आप यहां पर बेचें और टाटा कंज्यूमर यहां पर खरीदना है 907 के लेवल पे 940 रुपए तक जा सकता है। लेकिन दोनों ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस भी बताया नितिलेश जी ने, उसका ध्यान आप रखिएगा। शुक्रिया नितिलेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को दो बेहतरीन टॉपिक भी दी और इंडेक्स पर भी अपनी राय रखी। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा मौजूद है। डिम्पी, ग्लोबल संकेत तो बहुत इंकरेजिंग नहीं दिख रहे हैं, आप घरेलू बाजार के लिए जो संकेत है उसे कैसे रीड कर रहे हैं और किस तरह की ओपनिंग की उम्मीद कर रहे हैं और क्या ट्रिगर दिख रहे हैं आपको आगे? शुक्रिया विश्वमोहन। देखिए, ज्यादातर बात तो नितिलेश पावस्कर ने आपको अभी बता ही दी है। मैं इसके अंदर जो डेरिवेटिव वाला एंगल है वो डाल देता हूँ और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि कई हफ्तों से हम ये बात आपको नोटिस करा रहे हैं कि जब तक 19,850 पार नहीं होगा ना तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी, ना ही बाजार के अंदर कोई बड़ा मूव होगा, क्योंकि मार्केट अब 850 से काफी नीचे आया हुआ है। इसलिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो नितिलेश अभी आपको बता के गए हैं वो 650 से 680 के आसपास का बनता है। ध्यान रखिएगा, 19,500 480 ब्रेक होने पर बाजार के अंदर दिक्कत बढ़ जाएगी। फिलहाल आज का दिन क्योंकि छोटा होगा, दो ट्रेड जोन होगा,
तो इसलिए आप कम वॉल्यूम के साथ काम करें, ऑप्शन से अवॉइड करें। डेरिवेटिव एक्सपायरी का 26 तारीख को सीरीज की एक्सपायरी है। एक्सपायरी से पहले बाजार एकदम बॉटम पे आके सपोर्ट पे आके खड़ा है, या तो सपोर्ट को तोड़ेगा या तो ऐसे पुल बैक देगा, लेकिन रेंज का होगा। हाँ, सपोर्ट टूटने पर नुकसान पड़ सकता है, लेकिन अगर पुल बैक हुआ तो रेंज का पुल बैक होगा। दूसरी बात, बैंक निफ्टी पे भी उन्होंने अपने लेवल्स आपको बता दी, 43,500 के नीचे दिक्कत पड़ेगी। और मार्केट ठीक कब होगा, हील कब होगा, जो 44,000 आएगा आपको फील गुड होगा। 44,300 पे आने पर आपको बिल्कुल ठीक ठाक लगने लगेगा बाजार। जब तक ये नहीं होता, हल्के हाथ से पोजीशंस ले, वॉल्यूम कम रखें, ऑप्शंस का ट्रेड कम करें। एक और बात, रोल ओवर के नंबर अभी थोड़े कम है। 25% का निफ्टी का रोल ओवर है और करीब 27-28% का बैंक निफ्टी का रोल ओवर है। ये रोल ओवर ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत पोजीशनिंग एक तरफा अभी होने की चांसेस है। एक और चीज, अनवाइंडिंग प्रेशर बैक टू बैक सेकेंड डे हमको फ्यूचर्स में दिख रहा है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो इसलिए थोड़ा सा बी अवेयर, सावधान रहे। एक अच्छी चीज कुल मिला के आपको दिख रही होगी आज कि इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल वीकनेस आपको गिफ्ट निफ्टी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा। इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल वीकनेस एफआईएस के जो नंबर है वो भी ठीक है, हालांकि उनकी होल्डिंग कम हुई है 2% के आसपास, 26% लॉन्ग पे है अभी वो, बट फिर भी उनकी होल्डिंग पॉजिटिव रही है कैश और ऑप्शंस के अंदर, अगर आप उस आंकड़े को अच्छे से चेक करेंगे। फिलहाल रेंज का मार्केट, वॉल्यूम कम, ऑप्शंस कम, आप कम ही काम कीजिए। वीक है, छोटा हफ्ता है, कल दशहरे की छुट्टी भी है, वॉल्यूम कम रहेगा बाजार में, तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड से भी बचने की सलाह है। और साथ ही आप जो की लेवल बताए गए हैं, डिम्पी ने भी बताए, वही लेवल नितिलेश जी भी बता रहे हैं, तो उस लेवल्स का आप सपोर्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर वो टूटता है तो ध्यान अपनी पोजीशनिंग में बदलाव भी कर सकते हैं। पोजीशन को हल्का करने की सलाह दोनों ही लोगों की तरफ से सलाह रही। चलिए, शुक्रिया डिम्पी, आपने बताया पूरी डिटेल्स की क्या करना है। लेकिन चलिए, हमारी सहयोगी अशेषा भी मौजूद है। अशेषा, आज कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनका असर आज बाजार खुलने के बाद दिख सकता है, वो टॉप खबरें बताइए। जी हाँ, सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं। नतीजे आए थे, नतीजा तो अनुमान के मुताबिक आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 6,300 करोड़ के आसपास आई है, जो मार्जिनल 1% का अपटिक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन अपॉइंटमेंट होता हुआ नजर आया है एमडी एंड सीईओ का। उदय कोटक ने, याद रखें, कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था और उनकी रिप्लेसमेंट की गई है। अब अशोक वासवानी को एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए ये अपॉइंटमेंट की गई है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी आती हुई नजर आई, जहां उन्होंने कहा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 14 से 15 बेसिस पॉइंट से गिर सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिल सकती है कुछ क्वार्टर्स में, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में 20 बेसिस पॉइंट्स का अपटिक देखने को मिला। नतीजों और रीअपॉइंटमेंट के दम पर इस स्टॉक पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे काफी अच्छे थे। प्रोविजनिंग लोअर साइड पे है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और नेट इंटरेस्ट इनकम अनुमान के मुताबिक आए हैं, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बीट देखने को मिला है इस क्वार्टर में। लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग था। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो उनका मानना है कि मार्जिन सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करें तो अगले कुछ क्वार्टर्स में डिटीरियोरेट होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट और डेलिंक्वेंसीज में कोई अलार्मिंग नहीं है। तो कमेंट्री काफी अच्छी है, नतीजे भी काफी अच्छे थे। इसके अलावा पेटीएम के भी नतीजे आए थे ओवर द वीकेंड। रेवेन्यूज 2,500 करोड़ पे आए हैं, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर 7.5% का अपटिक है। लॉस की बात करें तो लॉस नैरो होता हुआ नजर आया इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 358 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, वो अब कम होकर 292 करोड़ का लॉस हो चुका है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करें तो 57% पे आया है वर्सेस 56% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। उनका मानना है कि नेट पेमेंट मार्जिन आगे चलते हुए 7 से 9% के रेंज में हो सकता है। लास्टली, पूनावाला फिनकॉर्प नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। रेवेन्यूज में 62% का जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डिसबर्समेंट्स की बात करें तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट्स अचीव किया है पिछले क्वार्टर में, 7,800 करोड़ का डिसबर्समेंट, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 151% का अपटिक है। नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो उनका मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन मॉडरेट हो सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, और पार्टनरशिप एयूएम में करीब लेस देन 10% का एयूएम ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस अगले कुछ क्वार्टर्स में। लास्टली, आरबीएल बैंक के भी नतीजे आए थे, अनुमान के मुताबिक आए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 4% का ग्रोथ देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। और कमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा कि एडवांसेस 20 से 22% के रेट पर ग्रोथ कर सकते हैं,
और डिपॉजिट्स की बात करें तो 18 से 20% पर ग्रो कर सकते हैं FY24 में। काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई, नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। शुक्रिया आशीषा और पूरी डिटेल्स बताने के लिए। और कौन कौन सी आज खबरें रहेंगी जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए? अब आशीषा बताइए, एक अब रुकिएगा, एक और आपसे पूछना है, खबरों वाले शेयर के बारे में आपसे कुछ और जानकारी लेनी थी। आप बताइए कौन सी ऐसी टॉप खबरें होंगी जिन पर खास तौर पे आज नज़र रखनी चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले लॉरस लैब्स की बात करते हैं तो नतीजे आए थे फ्राइडे को लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में और स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन आज मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। उन्होंने सेल्स आउटलुक अपना मेंटेन किया है फुल ईयर FY24 के लिए। एनिमल हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट, जेनेरिक्स और बायोटेक में अच्छा स्केल अप देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। नतीजे कमज़ोर थे लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छी आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल, इस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। मैनेजमेंट ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च कंडक्ट किया था। कंपनी के कई ऑफिसेस में ये सर्च किया गया है। कोई डिफॉल्ट अब तक निकल कर नहीं आया, लेकिन एक बड़ी न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कोल्टे पाटिल पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 26 अक्टूबर को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। वोल्टास की बात करें तो इसके भी नतीजे लास्ट वीक आए थे, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री अब आती हुई नजर आ रही है। उन्होंने वाटर हेल्थ सेगमेंट में फोरे करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उन्होंने AC कंप्रेसर्स बनाने का भी प्लान किया है, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई नजर आई, जिसके चलते वोल्टास पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। सबसे लास्ट में इप्का लैब्स की बात करते हैं। US FDA ने इंस्पेक्शन किया था कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो मध्य प्रदेश में है, उसका इंस्पेक्शन किया गया था। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को VAI यानी वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस दिया गया है। मिनिमली एक्सेप्टेबल स्टेट ऑफ कंप्लायंस के ये स्टेट में है फैसिलिटी। बड़ी डेवलपमेंट है US FDA से, जिसके चलते इप्का लैब्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। शुक्रिया आशीषा, पूरी डिटेल्स बताने के लिए। आपने ये भी बता दिया कि बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार की जो क्लोजिंग हुई थी उसके बाद कौन कौन से नतीजे आए हैं और किस तरह के नतीजे रहे हैं और क्या असर शेयर पर हो सकता है। साथ ही टॉप 10 टॉप बेहतरीन खबरें भी बताएं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज चल सकते हैं, उस पर भी नज़र आपको रखनी चाहिए। लेकिन चलते कमोडिटी मार्केट की, जहां पर शुक्रवार के सत्र में गोल्ड और सिल्वर में ज़बरदस्त तेज़ी दिखी थी। करीब 1200 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी चांदी और 400 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी सोने में दिखी थी। कुबरजी ग्रुप के रवि देवरा हमारे साथ मौजूद है। रवि जी बताइए आज कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए? 2 टॉपिक बताइएगा कमोडिटी मार्केट में, छोटा रखिएगा। आज गोल्ड में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में डिप पे 60,500 पे बाय करना है। 61,100 का टारगेट, 60,180 का स्टॉप लॉस लगा है। जिंक में सेल करे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 221 के करीब, 216 का टारगेट, 223.80 का स्टॉप लॉस प्राइस। ओके, शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला और 2 टॉपिक बता दिए। गोल्ड खरीदना है 61,100 के टारगेट के लिए, अभी भी यहां पर आपको लोअर लेवल पे खरीदना है, और जिंक को बेचना है 221 के लेवल पे और 216 के टारगेट के लिए यहां पर बेचने की सलाह। लेकिन चलिए ब्रोकरेज रिपोर्ट बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ है। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम पेटीएम के साथ। हम देख रहे हैं कि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। ये हाईलाइट कर रहा है कि GMV ग्रोथ काफ़ी मजबूत रहा है। इनफैक्ट CLSA ने अपनी EBITDA अनुमान को भी 12-13% से बढ़ाया है स्ट्रॉन्गर GMV ग्रोथ के लिए। और ओवरऑल CLSA ने पेटीएम पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा JSW एनर्जी पर CLSA का कहना है कि Q2 में सबसे ड्राइस्ट अगस्त रही है पिछले 122 ईयर्स में, और इसी के चलते कंपनी को फ़ायदा हुआ है। कंपनी में अगर हम देखें तो स्टॉक में रनअप नजर आया है, वो लार्जली लैक ऑफ फ्री फ्लोट के चलते नजर आया है, और इसी के चलते CLSA ने JSW एनर्जी पर अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। JSW स्टील के लिए काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है, ऐसा जेफरीज का मानना है, मगर आगे मार्जिन प्रेशर्स नजर आ रहे हैं और वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है। राजरतन ग्लोबल पर इन्वेस्टर का कहना है सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, और ओवरऑल उनका जो इंक्रीमेंटल कैपिटल एलोकेशन है उसके चलते प्रॉफिटेबल ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है, जिसके चलते इन्वेस्टेक ने राजरतन ग्लोबल पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। इसके अलावा अगर हम देखें क्रेडिट एक्सेस की तरफ से काफ़ी मजबूत नंबर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट नोमुरा ने अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है, और CLSA ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा और अपना टारगेट प्राइस इन्होंने भी बढ़ाया है। लार्जली ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है। मैनेजमेंट
मैनेजमेंट गाइडेंस भी उन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के लिए। और आखिर में फोकस करेंगे एल&टी फाइनेंस पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि शार्प एक्सपेंशन नजर आया है मार्जिन्स में, फीस के चलते अर्निंग्स बीट भी कंपनी ने पोस्ट की है, प्रोविजनिंग कवर सुधरा है और ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने एल&टी फाइनेंस पर अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। शुक्रिया वामाक्षी पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस की कौन से स्टॉक्स पे नज़र है।